हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का फॉर्मूलेटर ऑनलाइन पे। तो जैसे हमने फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था, बट कुछ टेक्निकल इशू, वो वीडियो अभी अपलोड नहीं हो पाया है। मे भी हो सकता है कि आपको आज या कल में अपलोड हो जाए, या फिर हो सकता है कुछ टाइम और लग जाए। बट फिर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, जो हमारा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल है उसका मॉड्यूल नंबर 2। और मॉड्यूल नंबर 2 मेरा क्या है, जनरलाइज स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो बिफोर स्टार्टिंग अबाउट जनरलाइज स्टेट, उससे पहले हम लोग बस थोड़ा सा डिस्कस ले लेंगे, जो आपने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। तो अगर हम बात करें स्ट्रेस का, तो मान लिया कि अगर कोई ये मेरा बॉडी है, तो बॉडी पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स अप्लाई करने के कारण क्या आएगा कि बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे। फोर्स अभी हमने टेंशन अप्लाई किया है, तो बॉडी क्या करना चाहेगा कि वो थोड़ा इलोंगेट होना चाहेगा। लेकिन बॉडी के अंदर का जो इंटरनल जो मटेरियल है, इसके मटेरियल क्या करेंगे, इस डिफॉर्मेशन को अपोज करेंगे। तो ये जो अपोजिशन होता है किसी भी मैटर के इंटरनल मटेरियल के द्वारा, उसी अपोजिशन को, उसी रिस्ट्रिक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रेस बोल देते हैं। तो अब स्ट्रेस मेरा क्या हो सकता है कि अगर मेरा एक फोर्स ये लग रहा है, इसके कारण भी स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। और एक फोर्स अगर मान लिया कि ये मेरा बॉडी है और इसके पैरेलल जो फोर्स लग रहा है, उसके कारण भी मेरा स्ट्रेस हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल जाता है सॉरी, यहाँ सॉरी, यहाँ से हम लोग को ये पता चल जाता है कि स्ट्रेस जो मेरा हो सकता है कि वो दो कारण से हो सकता है। पहला क्या है कि अगर मेरा फोर्स टेंजेंशियल लग रहा है, नॉर्मली लग रहा है सरफेस के, उसके कारण। और दूसरा क्या है कि अगर मेरा फोर्स पैरेलल लग रहा है सरफेस के, उसके कारण। तो ये सब आपने पढ़ रखा होगा पिछले सेमेस्टर में कि स्ट्रेस किसको कहते हैं। तो स्ट्रेस मेरा क्या है कि इट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए बॉडी अगेंस्ट द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। हम लोग क्या बोल देते हैं कि इट इज द internal resistance offered by a body against the external force, against the external force और against the applied external force। जो भी हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, जो भी हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, तो उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या होता है कि बॉडी में डिफॉर्मेशन आएगा। और इस डिफॉर्मेशन को इस मटेरियल के जो इंटरनल मॉलिक्यूल हैं, वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस डिफॉर्मेशन को होने नहीं देना चाहेंगे। वो बोलेंगे जैसा मेरा शेप है हम उसी शेप में रहें। लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही कहता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल चाहेगा कि हम अपने उसी स्टेट में रहें, डिफॉर्मेशन नहीं होने दे। तो इसके कारण वो क्या करेगा, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। और यही जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, किसके का अगेंस्ट, इस एक्सटर्नल लोड के अगेंस्ट, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रेस बोल देते हैं। तो अगर हम बात करें स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस मेरा दो तरह का होता है। ये सब कुछ आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ रखा है, बट जस्ट फॉर रिवीजन हम लोग एक बार क्या कर ले रहे हैं, जल्दी जल्दी इन सब चीजों को देख लेते हैं। क्या कि स्ट्रेस मेरा कितने तरह का हो जाता है, दो तरह का। एक हो जाता है नॉर्मल और एक हो जाता है मेरा शियर। तो नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग किसको बोलते हैं, अगर हमने फोर्स अप्लाई किया है किसी भी बॉडी पे, तो अगर फोर्स अप्लाई किया है वो उसके टेंजेंशियल लग रहा है या उससे नॉर्मल लग रहा है, तो इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा, उस स्ट्रेस को हम लोग बोल देंगे नॉर्मल स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। और वहीं अगर हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो उस बॉडी के सरफेस के पैरेलल अप्लाई किया है, तो उस फोर्स के कारण जो भी डिफॉर्मेशन आएगा, जो भी स्ट्रेस आएगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उस स्ट्रेस को बोल देंगे शियर स्ट्रेस। और इसके कारण जो चेंज इन लेंथ आएगा उसको बोल देंगे शियर स्ट्रेन। उसी तरह से इसके कारण जो चेंज इन लेंथ आएगा अपन में ओरिजिनल लेंथ, उसको बोल देंगे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेन। तो ये था मेरा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कितने तरह का हमने पढ़ा कि दो तरह का, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। तो जैसे अगर बात करें हम लोग कि अगर हम लोग का कोई बॉडी है, तो बॉडी पे जो नॉर्मली स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका क्या क्या तरीका होगा। ये छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या बोलेंगे कि उसके कारण कैसे स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। तो अगर हम बात करें स्ट्रेस का,
तो स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल जनरलाइज एक बॉडी लेते हैं, बॉडी पे क्या करते हैं कि जितना लोड एकर कर सकता है उन सारे लोड को अप्लाई करते हैं, और उस लोड के अप्लाई करने के कारण क्या क्या चेंजेस आएंगे, कैसे कैसे शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उस सब से पढ़ने से पहले हम लोग पहले देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस। हम लोग किसी भी बॉडी पे लगने वाले स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। तो स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले स्ट्रेस लिख देते हैं, और स्ट्रेस के नीचे में हम लोग दो सफिक्स लगाते हैं, और इसमें क्या हो जाता है, जो पहला वर्ड आ जाता है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका कौन से प्लेन में मेरा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और उसके बाद जो सेकंड बॉक्स है वो आपको बता देगा कि ये जो स्ट्रेस लग रहा है उसके कारण जो चेंजेस आएंगे या जो फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या है। तो सेकंड में हम लोग क्या लिख देंगे, डायरेक्शन। अब आप खुद से जानते हैं कि स्ट्रेस मेरा कितना तरह का हो सकता है, दो तरह का, या तो वो नॉर्मल हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, या तो वो शियर हो सकता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और शियर स्ट्रेस का बात करें तो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो या तो यहाँ पे शियर सिग्मा होगा या तो यहाँ पे टाउ होगा, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि मेरा प्लेन कौन सा है और उसमें जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बॉडी ले लेते हैं। मान लिया कि ये मेरा बॉडी है, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, आगे हम लोग चलते हैं, इसको यहाँ पे ड्रा करते हैं। मान लिया कि ये हमारा बॉडी है, ये हमारा एक बॉडी है। अगर इसका नाम का बात करें तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। जनरली जो हम लोग डायरेक्शन लेते हैं, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, मेरे को तिरछा लग रहा है, टेढ़ा हो गया है। तो जनरली जो हम लोग डायरेक्शन लेते हैं वो कौन सा डायरेक्शन लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग एक से जूम करते हैं, इस डायरेक्शन को वाइड लेते हैं। कौन नहीं दिख रहा है, डी सी नहीं दिख रहा है, कितना छोटा कर दिया, इसको थोड़ा सा जूम ही करो। मान लिया कि ये मेरा बॉडी है, इस बॉडी का नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी। तो जनरली जो हम लोग डायरेक्शन लेते हैं वो डायरेक्शन कौन सा लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग एक्स बोलते हैं, इस डायरेक्शन को वाई बोल देते हैं, और ये जो डायरेक्शन इसको क्या बोल देते हैं, जेड बोल देते हैं। तो अगर इसका हम बात करें प्लेन ए बी सी डी का, ए बी सी डी प्लेन का अगर बात करें तो इसमें देखिए, एक तो मेरा ये डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन को हमने एक्स बोला है, इस डायरेक्शन को हमने क्या बोल दिया है, इस डायरेक्शन को हमने एक्स बोल दिया है, और एक मेरा ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हमने क्या बोल दिया, वाई बोल दिया है। तो ये जो प्लेन होगा ए बी सी डी, इसको हम लोग या तो एक्स वाई प्लेन बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं, वो क्या बोल देते हैं, जेड प्लेन बोल देते हैं। उसी तरह से अगर बात करें बी सी डी ई का, बी सी डी ई, बी सी डी ई, तो इसमें देखिए ये मेरा जेड प्लेन आ गया, जेड एक्सिस आ गया, और इसका बात करें तो ये मेरा कौन सा एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया। तो एक मेरा जेड एक्सिस आ गया, एक मेरा वाई एक्सिस आ गया। तो इस प्लेन को हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जेड वाई प्लेन, जेड वाई प्लेन, और इन दोनों में जो नहीं है वो हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा वो, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक्स प्लेन। उसी तरह से बात करें अगर डी ई एफ जी का, बात करें अगर डी ई एफ जी का,
तो डी ई एफ जी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, ये मेरा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मेरा जेड का हो गया और ये मेरा डायरेक्शन किसका हो गया, एक्स का हो गया। तो या तो हम लोग इसको एक्स जेड प्लेन बोल दें, एक्स, ये भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको और पीछे करके स्टैंड को लगाइएगा। अगर बात करें कौन सा, डी ई एफ जी का, डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी प्लेन को देखें तो इसमें कौन कौन सा डायरेक्शन मेरा आ गया, एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, मतलब एक्स जेड प्लेन बोल सकते हैं, या फिर इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं उसको वाई प्लेन। तो अब हम लोगों को यहाँ पे जो प्लेन लिखना था, प्लेन तो क्लियर हो गया कि अगर इस पे कोई मेरा फोर्स लगेगा बी सी डी ई प्लेन पे, तो इस बी सी डी ई प्लेन वालों को या तो उसको एक्स प्लेन बोल देंगे, मतलब प्लेन के डायरेक्शन में क्या आ जाएगा मेरा, एक्स आ जाएगा। अगर कोई फोर्स मेरा इस प्लेन पे लगेगा ए बी ई एफ पे, ए बी सी डी तो कुछ है ही नहीं, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। अगर बात करें कि अगर कोई मेरा फोर्स लग रहा है ए बी ई एफ वाले प्लेन पे, तो ए बी ई एफ प्लेन को हम लोग क्या बोल देंगे, या तो एक्स वाई प्लेन बोल देंगे या जेड प्लेन बोल देंगे। तो इस पे जो भी फोर्स लगेगा उसमें प्लेन की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, जेड प्लेन या एक्स वाई प्लेन। उसी तरह से अगर बात करें अगर कोई फोर्स मेरा इस पे लगेगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, वाई प्लेन बोल देंगे। तो अब देखते हैं फोर्स अप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या क्या आता है। मान लिया कि इस सरफेस पे बात करें, तो एक सरफेस पे एक मेरा फोर्स लग रहा है ऐसा, एक मेरा फोर्स लग रहा है ऐसा, और एक मेरा फोर्स लग रहा है ऐसा। देखिए अगर इस फोर्स का बात करें, इस फोर्स का बात करें, तो वो इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो फोर्स है मेरा इस सरफेस के कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलरली लग रहा है, नॉर्मली लग रहा है। तो अभी हमने बताया था कि जो भी फोर्स नॉर्मली लगता है तो उस पर लगने वाले स्ट्रेस को हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस बोल देते हैं। तो मतलब ये स्ट्रेस मेरा कैसा हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा। और उसके बाद हमने बोला था कि उससे के बाद जो सफिक्स में हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं कि इसमें कौन सा प्लेन है। तो इस प्लेन का बात करें बी सी डी ई का, बी सी डी ई प्लेन का बात करें तो प्लेन मेरा कौन सा प्लेन है, एक्स प्लेन। तो यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन में क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। और उसी तरह से अगर इसके डायरेक्शन का बात करें तो किस डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन मेरा क्या है, फोर्स का डायरेक्शन यही है, एक्स का डायरेक्शन। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स एक्स हो जाएगा। उसी तरह से इस फोर्स के लिए लिख रहे हैं, अगर वर्टिकल फोर्स का बात करें तो ये फोर्स इस सरफेस के पैरेलली लग रहा है। अगर मान लिए कि ये मेरा डायस्टर का रिप्रेजेंटेशन है, तो ये जो फोर्स लग रहा है एक सिग्मा एक्स एक्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा था, सिग्मा एक्स एक्स मेरा ये था, इसके परपेंडिकुलरली ये एक्ट कर रहा था। तो जो परपेंडिकुलरली एक्ट करता है उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोल, उस फोर्स को नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। इसके कारण जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, तो इसलिए हमने इसको नॉर्मल स्ट्रेस बोल दिया। और अगर इस फोर्स का बात करें तो ये फोर्स इस सरफेस के आपको पैरेलली एक्ट कर रहा है। तो अगर पैरेलली एक्ट करता है कोई फोर्स तो उस फोर्स को हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग किससे कर देंगे, टाउ से कर देंगे। अब इसका अगर प्लेन का बात करें तो वही प्लेन है मेरा बी सी डी ई प्लेन, बी सी डी ई प्लेन मतलब एक्स प्लेन। तो प्लेन तो मेरा एक्स हो जाएगा, लेकिन इसके डायरेक्शन का बात करें तो डायरेक्शन मेरा क्या है, वाई डायरेक्शन। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर देंगे, टाउ एक्स वाई से। उसी तरह से अगर इस फोर्स का बात करें, सेम डस्टर पे इस बार जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। एक पैरेलल ऐसे लग रहा था, एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है। सेम देखिएगा कि अगर इस प्लेन को, अगर हम लोग इस फिगर को ऐसे रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के बाद एक फोर्स आपको ऐसे लग रहा है जिसको हमने बोल दिया सिग्मा एक्स एक्स, एक फोर्स आपको ऐसे लग रहा है जिसको हमने बोल दिया टाउ एक्स वाई, और एक प्लेन आपको ऐसे लग सकता है, ऐसे फोर्स लगेगा। इस हम लोग क्या बोल देते हैं कि अब देखिए ये भी इसके पैरेलल है, तो ये भी आपका शियर स्ट्रेस हो जाएगा। और प्लेन मेरा एक्स है तो प्लेन तो एक्स ही रह जाएगा। लेकिन अगर इसके डायरेक्शन का बात करें तो इसका डायरेक्शन कौन सा है, जेड डायरेक्शन है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, टाउ एक्स जेड। उसी तरह से अगर प्लेन हम लोग देखें ए बी ई एफ, अगर प्लेन देख रहे हैं ए बी ई एफ, तो इस प्लेन का हमने नाम दिया है एक्स वाई प्लेन या जेड प्लेन। तो इस पे भी एक्ट करने वाले फोर्स अगर हम लोग मान लें कि इस पे भी 3 फोर्स एक्ट कर रहा है, मान लेते हैं कि एक फोर्स मेरा ऐसे है, एक फोर्स इसके ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है, 3 ही फोर्स एक्ट कर सकता है। तो हमने क्या देखा कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो क्या है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। इस सरफेस पे अगर बात करें तो एक फोर्स आपको ऐसे लगेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलरली,
और दो फोर्स आपको कर लेगा, एक फोर्स ऐसे वर्टिकल में लगेगा, इसके हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलली में लगेगा, और एक फोर्स ऐसे इसके पैरेलल में लगेगा। तो जो फोर्स नॉर्मली लगता है उसको हम लोग उसके कारण जो स्ट्रेस आता है उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोल देते हैं, और जो फोर्स इसके पैरेलल आता है उसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोल देते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो स्ट्रेस है वो इसके परपेंडिकुलरली लग रहा है, तो मतलब नॉर्मल स्ट्रेस होगा। और अगर इस प्लेन का नाम देखें ए बी ई एफ प्लेन का, ए बी ई एफ प्लेन मेरा जेड प्लेन है, तो इसको कौन सा लिख देंगे, जेड लिख देंगे। और इसके डायरेक्शन को भी देखें तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मेरा जेड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा, सिग्मा जेड जेड से। उसी तरह से इन दोनों स्ट्रेस का बात करें तो ये दोनों स्ट्रेस क्या लग रहा है, ये दोनों जो स्ट्रेस है वो इसके पैरेलल लग रहा है, और जो स्ट्रेस पैरेलल लगता है तो पैरेलल लगने वाले स्ट्रेस को हम लोग शियर स्ट्रेस बोल देते हैं। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, शियर स्ट्रेस, मतलब रिप्रेजेंटेशन इसका किससे हो जाएगा, टाउ से हो जाएगा। और अगर टाउ के बाद देखें कि अब टाउ के बाद सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लेन, तो प्लेन तुमको पता है कि ये प्लेन मेरा क्या है, जेड जेड प्लेन है। लेकिन अगर फोर्स के डायरेक्शन का बात करें तो ये फोर्स मेरा एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे टाउ जेड एक्स से। और इस फोर्स का बात करें तो ये फोर्स मेरा वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे किससे, टाउ जेड वाई से। उसके बाद अगर हम लोग टॉप सरफेस पे बात करें, अगर प्लेन बात करें डी ई एफ जी प्लेन का, तो डी ई एफ जी प्लेन या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं एक्स जेड प्लेन, या फिर क्या बोल दिए वाई प्लेन। तो इस प्लेन में भी आपको तीन फोर्स लग जाएगा, एक फोर्स आपका ऐसे, एक फोर्स ऐसे, और एक फोर्स ऐसे। ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है। इस फोर्स की बात करें तो ये इस सरफेस के परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है। और सेम वही डस्टर का एग्जांपल देते हैं, तो इस पे एक फोर्स आपको ऐसे लगेगा, एक फोर्स ऐसे लगेगा, और एक फोर्स आपको सामने से लगेगा। तो जो फोर्स पैरेलली लगता है, जो इसके पैरेलली लगेगा उसको तो हम लोग बोल देंगे शियर स्ट्रेस। लेकिन जो फोर्स इसके टेंजेंशियली या नॉर्मली लगेगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन हम लोग किससे करते हैं, सिग्मा से। तो इस फोर्स को हमने बोल दिया सिग्मा। और इस प्लेन का नाम क्या है, प्लेन बी, कौन सा प्लेन है मेरा, डी ई एफ जी प्लेन, और डी ई एफ जी प्लेन का नाम दिया हमने वाई, तो प्लेन मेरा वाई हो जाएगा। और ये दोनों फोर्स मेरे शियर फोर्स है, तो इसको टाउ लिख देते हैं, इसको भी टाउ लिख देते हैं, और प्लेन मेरा वाई है तो वाई रह जाएगा। और इसके डायरेक्शन का बात करें तो ये डायरेक्शन मेरा वाई डायरेक्शन है, तो इसको हम लोग लिख देंगे सिग्मा वाई वाई। और इस डायरेक्शन का बात करें तो ये डायरेक्शन मेरा है क्या है, टाउ वाई जेड। और इस डायरेक्शन का बात करें तो ये डायरेक्शन मेरा एक्स है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टाउ वाई एक्स। तो इस तरह से हमने देखा कि अंडर जनरलाइज्ड कंडीशन, किसी भी जनरलाइज्ड कंडीशन में हमारे पास कितने स्टेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जनरलाइज्ड कंडीशन के अंदर हमारे पास टोटल 9 स्टेज आते हैं। तो यही पॉइंट को भी हम लोग लिखेंगे कि इन जनरलाइज्ड कंडीशन total number of stresses acting on a point inside a body is 9। हमारे पास टोटल कितने फोर्सेस हैं, कितने स्ट्रेसेस हैं, 9। और वो 9 स्ट्रेसेस कौन कौन से हैं, तो पहले स्ट्रेस का बात करें, अगर इस प्लेन का, इसी प्लेन से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मेरा आ जाता है सिग्मा एक्स एक्स, उसके बाद आ जाता है मेरा टाउ एक्स वाई, और उसके बाद आ जाता है मेरा टाउ एक्स जेड। उसी तरह से उसके बाद अगर इस प्लेन का बात करें तो क्या आ जाएगा, सिग्मा वाई वाई, टाउ वाई जेड और टाउ वाई एक्स। तो इस पे कौन कौन से मेरे स्ट्रेसेस आ जाएंगे, सिग्मा वाई वाई, टाउ वाई एक्स और टाउ वाई जेड। और उसी तरह से अगर इस प्लेन का बात करें तो इस प्लेन पे भी हमारे पास 3 स्ट्रेस आ जाएगा, कौन कौन आ जाएगा, सिग्मा जेड जेड, टाउ जेड एंड टाउ जेड एक्स। इस तरह से हमारे पास सॉरी, इस तरह से हमारे पास टोटल कितने स्ट्रेसेस आ गए, 9 स्ट्रेसेस आ गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन 9 स्ट्रेसेस में कौन कौन से स्ट्रेसेस इक्वल होते हैं और कौन कौन से स्ट्रेस एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं या डिपेंड नहीं करते हैं। अब उन सब के बारे में आते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या कि इक्वलिटी ऑफ शियर स्ट्रेसेस, कि कौन कौन से शियर स्ट्रेस आपको आपस में इक्वल होंगे और कौन कौन से शियर स्ट्रेस इक्वल नहीं होंगे, उसके बारे में। तो हेडिंग डालेंगे इक्वलिटी ऑफ शियर स्ट्रेसेस।
ये चीजें आपने सॉम में भी पढ़ रखा होगा, बट इन चीजों को फिर से रिवीजन करवाना जरूरी है, क्योंकि आपका आगे का सिलेबस सारा इन्हीं चीजों पे बेस्ड है। तो अगला टॉपिक हम लोग हेडिंग डालते हैं, इक्वालिटी ऑफ शियर स्ट्रेस। सपोज किया कि हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी है। अगर इस बॉडी पे बात करें, टेढ़ा हो गया है, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास बॉडी है, और इस पे मान लिया कि इस डायरेक्शन में मेरे पास जो एक्ट कर रहा है, इस पे शियर स्ट्रेस लगेगा, क्योंकि पैरेलल लग रहा है। तो मान लिया कि इस शियर स्ट्रेस का वैल्यू τ1 है, और इस पेज पे बात करें, अगर इस पेज पे लगने वाला शियर स्ट्रेस का वैल्यू τ2 है, उसी तरह से अगर इस पे बात करें तो इस स्ट्रेस पे लगने वाला शियर स्ट्रेस का वैल्यू τ3 है, और अगर इस प्लेन पे बात करें कि इस प्लेन पे लगने वाला शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना है, τ4 है। हमने मान लिया कि 4 तरह का शियर स्ट्रेस हमारे पास है। अगर इस सेक्शन का बात करें तो इस सेक्शन का मान लेते हैं कि ए लेंथ ए है और ए लेंथ बी है, और ए वाला लेंथ आपका कितना है, सी है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन कितने हैं। अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास 3 आ जाते हैं। पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या आता है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0। तो 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर ये मेरा ये है तो ऑटोमेटिक ये भी ये हो जाएगा, अगर ये मेरा सी है तो ये भी सी हो जाएगा, ए भी सी हो जाएगा, अगर ये बी है तो ए भी बी हो जाएगा, और अगर ए है तो नीचे वाला पोर्शन भी मेरा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए भी मेरा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अगर हम लेके चले इक्विलिब्रियम कंडीशन को, तो पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारा क्या कहता है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें तो इस डायरेक्शन में मेरे पास जो फोर्स लगेगा, स्ट्रेस मेरा कितना है, τ1। स्ट्रेस है मेरे पास τ1 इनटू में अगर इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर हो जाता है लोड अपॉन में एरिया। तो अगर हम लोगों को लोड कैलकुलेट करना है तो लोड के लिए क्या कर देंगे हम लोग, जो भी वहां पे स्ट्रेस दिया हुआ रहेगा, स्ट्रेस में अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, लोड आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम फोर्स को 0 कर रहे हैं, फोर्स को इक्वेट कर रहे हैं, तो स्ट्रेस मेरा τ1 है, और इस सेक्शन का एरिया का बाद एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू में बी। तो इसका एरिया कितना हो गया, ए इंटू में बी। और अगर देखें वर्टिकल डायरेक्शन में और मेरे पास कौन फोर्स लग रहा है, तो एक लग रहा है τ2 स्ट्रेस के कारण फोर्स लगेगा, और इसके कारण जो फोर्स लगेगा, अगर इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है तो ये डायरेक्शन मेरा नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव में कितना आ जाएगा, τ2 इंटू में कितना, ए इंटू में बी। इसका भी एरिया वही हो जाएगा, ए इंटू में बी। तो इसका भी एरिया कितना हो गया, ए इंटू में बी इक्वल टू 0। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, τ1 इधर माइनस वाला इधर जाएगा प्लस में, और ए इंटू बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया, τ1 इक्वल टू τ2। तो यहां से हम लोग एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। वो स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि जो मेरे अपोजिट फेसेस होते हैं, जो मेरे अपोजिट फेसेस होते हैं, उन पे लगने वाला शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। बट ध्यान क्या रखना है कि इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू ईच अदर होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, τ1 इक्वल टू τ2, लेकिन इनका डायरेक्शन, अगर ये अपर डायरेक्शन में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन का, तो दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहता है हमारा कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करें तो एक मेरा स्ट्रेस τ3 और एक मेरा स्ट्रेस है τ4, दोनों हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेसेस हैं, और इन शियर स्ट्रेसेस के कारण जो भी फोर्स डेवलप होगा वो मेरा कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स डेवलप होगा।
अगर टाउ 3 के बारे में बात करें कि टाउ 3 के कारण कितना फोर्स डेवलप होगा, तो टाउ 3 अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं तो टाउ 3 इंटू में अगर इस एरिया का बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा सी इंटू में ए, सी इंटू में ए। अगर इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है तो ऑटोमेटिक ये डायरेक्शन मेरा निगेटिव आ जाएगा, तो ये निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव में कितना टाउ 4 इंटू में क्रॉस सेक्शन एरिया का बात करें तो सेम क्रॉस सेक्शन हो जाएगा कितना सी इंटू में ए, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया सी इंटू में इतना इक्वल टू 0, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो एक्ट कर नहीं रहा है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया तो मेरा सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा और निगेटिव साइन इधर जाके पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा टाउ 3 इक्वल टू टाउ 4। तो ये मेरा दूसरा कंडीशन है। तो यहां से भी सेम स्टेटमेंट को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। वो सेम स्टेटमेंट क्या होगा कि जो मेरे अपोजिट फेसेस होते हैं, अपोजिट फेसेस पे लगने वाले शियर स्ट्रेस का वैल्यू तो सेम होता है, बट उनका डायरेक्शन क्या हो जाता है अपोजिट टू ईच अदर हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारा क्या करता है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ मोमेंट अगर किसी भी सेक्शन के क्रॉस अगर हम लोग 0 करें, मान लेते हैं कि इस सेक्शन के क्रॉस अगर हम लोग मोमेंट 0 करें, इस सेक्शन के क्रॉस अगर मोमेंट 0 करें तो ये तो ऐसे ही इसी लाइन से पास कर रहा है, एबीसी लाइन से पास कर रहा है, तो इन दोनों के कारण तो कोई मोमेंट डेवलप नहीं होगा। मोमेंट जो भी डेवलप होगा टाउ 3 और टाउ 1 के कारण। तो अगर लिखे हम लोग तीसरा कंडीशन, तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन मेरा क्या कहता है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो देखिए एक इसके टाउ 3 के कारण जो फोर्स आएगा उसके यहाँ पे इस एक्सिस के क्रॉस मोमेंट आएगा, और टाउ 1 के कारण इस एक्सिस के क्रॉस मोमेंट आएगा। तो यहाँ से अगर बात करें ये आपको क्लॉकवाइज दे रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर समेशन ऑफ मोमेंट हम लोग 0 करते हैं तो सबसे पहले इस टाउ 3 के कारण फोर्स मेरा कितना आ जाएगा, टाउ 3 के कारण जो मेरा फोर्स टाउ 3 इंटू इनका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा सी इंटू में ए, तो एरिया कितना हो गया सी इंटू में ए। और अगर इससे डिस्टेंस का बात करें तो इस फोर्स के कारण परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा इस एक्सिस के लिए कितना आ जाएगा बी डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना बी डिस्टेंस। अगर ये मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है तो टाउ 1 क्या दे देगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए मतलब साइन मेरे को लेना पड़ेगा, अगर नेगेटिव साइन ले लेते हैं कितना हो जाएगा टाउ 1, और इंटू में अगर इसका एरिया का बात करें तो एरिया मेरा कितना आ जाएगा ए इंटू में बी। और अगर इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा कितना आ जाएगा सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा सी। देखिएगा दिख रहा है क्या, दिख रहा है? तो इसको अगर इक्वल टू 0 कर देते हैं तो यहां से देखिए a इंटू बी इंटू सी, इसमें भी a इंटू बी इंटू में सी, इसमें भी, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कोई दिक्कत नहीं, 0 नहीं है तो 0 नीचे लिख देंगे। और अगर ये माइनस साइन में है तो माइनस साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस साइन। तो टाउ 3 इक्वल टू कितना आ गया सॉरी, तो टाउ 3 इक्वल टू मेरा क्या आ गया टाउ 1 आ गया। तो यहां से हम लोग एक स्टेटमेंट ये दे सकते हैं कि अगर दो एडजेसेंट सरफेस का बात करें तो उन पे लगने वाला जो शियर स्ट्रेस होगा उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन उनका क्या होना चाहिए कि जो लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए या तो उनके जंक्शन के टुवर्ड्स होना चाहिए, या फिर अगर हम लोग जान रहे हैं कि टाउ 3 इक्वल टू टाउ 4 है तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि टाउ 1 बराबर मेरा क्या हो सकता है टाउ 4। तो यहाँ से हम लोग एक चीज क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जो एडजेसेंट सरफेस है उस पर लगने वाला शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन उनका डायरेक्शन आइदर क्या होना चाहिए एक दूसरे के से टुगेदर आना चाहिए, एक दूसरे पे एक पॉइंट पे मीट करना चाहिए, या फिर उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए एक दूसरे से अवे जाना चाहिए। तो ये अगर टाउ 1 और टाउ 4 का बात करें तो एक दूसरे से वो अवे जा रहे हैं, और टाउ 1 और टाउ 3 का बात करें तो एक दूसरे से नजदीक आ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या आता है दो स्टेटमेंट आता है। तो चलिए अब इन दोनों स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं नोट डाउन करते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि हमने दो स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। तो पहला स्टेटमेंट क्या किया, अगर मेरा ये बॉडी है तो बॉडी पे अगर बात की तो कितना स्ट्रेस है हम लोग मान लिए थे कि इस पे मेरा जो फोर्स एक्ट कर रहा था उसको हमने टाउ 1 मान लिया था, इस पे जो फोर्स लग रहा था उसको हमने टाउ 2 मान लिया था, इस पे जो फोर्स लग रहा था उसको हमने टाउ 3 मान लिया था, इस पे जो फोर्स लग रहा था उसको हमने कितना मान लिया था टाउ 4 मान लिया था। तो हमने क्या देखा था कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन को जब इक्वेट किया था तो टाउ 1 इक्वल टू टाउ आ गया था,
उसी तरह से टाउ इक्वल टू मेरा क्या आ गया था, टाउ 4 आ गया था। तो वहां से हमने एक स्टेटमेंट ये जनरलाइज किया था क्या, कि जो भी मेरा अपोजिट फेसेस होगा उस पर लगने वाले स्ट्रेसेस के कारण जो फोर्सेज होंगे वो इक्वल होंगे। तो मतलब वो जो स्ट्रेस होगा भी वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही हमारा स्टेटमेंट क्या था कि ऑन अपोजिट फेसेस, जो शियर स्ट्रेसेस ऑन अपोजिट फेसेस आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब अगर इसका अपोजिट फेस का बात करें तो इसका अपोजिट फेस ये मेरा हो जाएगा, ये अपोजिट फेस हो जाएगा इसका, और इसके अपोजिट फोर्स का बात करें, इसके अपोजिट फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला फेस मेरा अपोजिट फेस हो जाएगा। तो इस पे जो लगने वाला शियर स्ट्रेस है वो इसके बराबर हो जाएगा, और इस पे जो लगने वाला शियर स्ट्रेस है वो इसके बराबर हो जाएगा। बट क्या होगा कि जो दोनों का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। उसके बाद जब हमने इस एक्सिस के अलोंग जब मोमेंट लिया था, तो मोमेंट लेने के बाद मेरे पास क्या आया था कि टाउ 1 इक्वल टू टाउ 3, और टाउ 3 मेरा टाउ 4 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि टाउ 1 इक्वल टू क्या हो गया, मेरा टाउ 4 हो गया। तो वहां से हमने क्या बोला था कि जो मेरा दो एडजेसेंट सरफेस है, एक फेस ए है एक फेस ए है, तो दो एडजेसेंट फेस पे लगने वाले शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, इक्वल होगा। बट क्या होगा कि इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा आइदर टुवर्ड्स ईच अदर और आइदर अवे फ्रॉम द ईच अदर, या तो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे या दोनों स्ट्रेसेस क्या करेंगे, एक दूसरे से अवे जाएंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा यही कहता है क्या, कि शियर स्ट्रेसेस ऑन एडजेसेंट परपेंडिकुलर प्लेन्स, शियर स्ट्रेस ऑन एडजेसेंट परपेंडिकुलर प्लेन्स, एक प्लेन ए आर इक्वल, दोनों बराबर होंगे, एंड आर डायरेक्टेड इन सच ए वे दैट आइदर बोथ ऑफ देम पॉइंट्स टुवर्ड द जंक्शन, आइदर दोनों क्या करे कि एक दोनों का जो जंक्शन पॉइंट है उसके तरफ पॉइंट करें, या फिर क्या हो जाए दोनों एक दूसरे से अवे हो जाएं, और पॉइंट्स अवे फ्रॉम द जंक्शन। और क्या हो सकता है कि अगर इन दोनों के जंक्शन का बात करें तो ये जंक्शन है, या तो इन दोनों से अवे हो जाए या फिर इस जंक्शन के क्या आ जाए, टुवर्ड्स आ जाए। तो यही मेरा क्या था, इक्वलिटी ऑफ स्ट्रेसेस। तो यहाँ से मेरे को ये समझ में आ गया कि जो मेरा टाउ एक्स वाई प्लेन पे अगर बात करें, अगर टाउ मेरा एक्स जो एक्स प्लेन पे वाई डायरेक्शन में होगा, वही मेरा वाई प्लेन पे एक्स डायरेक्शन में होगा। उसी तरह से मेरा क्या हो जाएगा, टाउ वाई जेड और टाउ जेड वाई हो जाएगा, और उसी तरह से मेरा टाउ एक्स जेड जो हो जाएगा वो इक्वल किसके हो जाएगा, टाउ जेड एक्स के। तो अभी हमने देखा था कि जनरलाइज कंडीशन में हमारे पास 9 स्ट्रेसेस थे, उन 9 स्ट्रेसेस में से तो 3 स्ट्रेस इक्वल हो गए, तो बच कितने जाएंगे हमारे पास, 6। तो हम लोग वही बोलते हैं कि इन जनरल टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेसेस जो होते हैं वो हमारे पास कितने रह जाते हैं, 6 रह जाते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग वही लिखने वाले हैं कि इन जनरल एट एनी पॉइंट जो भी टोटल इंडिपेंडेंट स्ट्रेसेस जो रह जाते हैं कितने हो जाते हैं, 6। तो हमने क्या बोला कि किसी भी पॉइंट पे इनसाइड द बॉडी अंडर जनरलाइज लोडिंग कंडीशन जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस कितना था, 9 था, बट 9 में से 3 मेरे 6 में से 3 इक्वल हो गए, तो बच कितने गए, 6। तो वही लिखेंगे कि दस एट एनी पॉइंट इनसाइड ए बॉडी जनरल लोडिंग कंडीशन टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस या स्ट्रेसेस अच्छा लिख सकते हैं डिस्टिंक्ट स्ट्रेसेस, मतलब अलग अलग स्ट्रेसेस जो हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट स्ट्रेसेस आर 6।
कितने हो गए 6। और वो 6 स्ट्रेसेस हमारे पास कौन कौन हो गए? सबसे पहला हो गया था सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, टाउ एक्स वाई, और टाउ एक्स वाई के बराबर ही क्या हो गया था? टाउ वाई एक्स। उसी तरह से अगर बात करें कि टाउ एक्स जेड, इसके बराबर कितना आ गया था? टाउ जेड एक्स। और टाउ वाई जेड ये किसके बराबर आ गया था? टाउ जेड वाई। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेसेस का बात करें तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेसेस हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेसेस हमारे पास 6 हैं। लेकिन अगर जनरल लोडिंग कंडीशन का बात करें तो जनरल लोडिंग कंडीशन टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस हमारे पास कितने थे? 3 3 6 और 3 9। टोटल कितने थे? 9 थे। और उनमें से हमने क्या बोला था कि ये जो सिग्मा वाले टर्म्स है, जो तीनों स्ट्रेसेस हैं, इन स्ट्रेसेस को हमने बोल दिया था क्या? नॉर्मल स्ट्रेसेस। और ये जो 6 स्ट्रेस हैं, इन स्ट्रेस को हमने क्या बोल दिया था? शियर स्ट्रेसेस। तो ये था हमारा स्ट्रेस से रिलेटेड सारा टर्म। अब क्या होता है कि इन सारे स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्ट्रेस टेंसर। तो स्ट्रेस टेंसर क्या हो जाता है कि स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि स्ट्रेस एट एनी पॉइंट जो होगा वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? स्ट्रेस टेंसर के द्वारा। और स्ट्रेस टेंसर में हम लोग क्या करते हैं? एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करके जितना भी स्ट्रेसेस हो जाता है सारे स्ट्रेसेस को क्या करते हैं? लिख देते हैं। और वही मेरा क्या कहलाता है? स्ट्रेस टेंसर कहलाता है। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग स्ट्रेस टेंसर की। हमारा स्ट्रेस टेंसर क्या होता है? स्ट्रेस टेंसर। तो अगर स्ट्रेस टेंसर का बात करें तो क्या है कि ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेसेस है। जितना भी स्ट्रेस आया, अभी हमारे पास कितना स्ट्रेस आया था? 9 स्ट्रेस आए थे। कौन कौन आए थे? सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, टाउ एक्स वाई, जो कि किसके बराबर था? टाउ वाई टाउ वाई एक्स के। उसी तरह से आया था क्या मेरा? टाउ एक्स जेड, जो किसके बराबर था? टाउ जेड एक्स के। और मेरे पास आया था टाउ वाई जेड, जो किसके बराबर था? टाउ वाई जेड के। तो टोटल हमारे पास कितने स्ट्रेसेज आए थे? 9 स्ट्रेसेज आए थे। इन 9 स्ट्रेसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक मैट्रिक्स का हेल्प लेते हैं। जैसे मान लिया कि ये मेरा हो जाता है सिग्मा एक्स एक्स, तो उस मैट्रिक्स का जो डायगोनल है वो आपका नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो याद रखिएगा कि अगर स्ट्रेस टेंसर का बात करें और उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट आपको रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल स्ट्रेसेस का। तो अगर सिग्मा एक्स एक्स लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिग्मा वाई वाई, और यहाँ पे हम लोग बात करें तो क्या हो जाता है? सिग्मा जेड जेड। इस डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मेरे प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। इस डायरेक्शन की बात करें तो ये मेरे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर अभी हम लोग बात करें फर्स्ट में अगर एक्स प्लेन का, तो यहाँ पे भी एक्स प्लेन आएगा, डायरेक्शन वाई हो जाएगा। इसी तरह से एक्स प्लेन आएगा, डायरेक्शन जेड हो जाएगा। उसी तरह से इसमें बात करें तो ये मेरा शियर स्ट्रेस आएगा, प्लेन मेरा क्या है? वाई, वाई प्लेन हो जाएगा, डायरेक्शन एक्स हो जाएगा। उसी तरह से वाई प्लेन हो जाएगा और डायरेक्शन जेड हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेरा डायरेक्शन जेड प्लेन हो जाएगा, डायरेक्शन जेड एक्स हो जाएगा। इसी तरह से जेड प्लेन हो जाएगा और डायरेक्शन मेरा क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया? ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्ट्रेस टेंसर। अब स्ट्रेस टेंसर का अगर बात करें डिफिनीशन का, तो लिखेंगे क्या कि स्ट्रेस एट एनी पॉइंट, स्ट्रेस एट एनी पॉइंट, stress at any point is represented by is a stress at any point is represented by a mathematical expression, स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कह देते हैं? स्ट्रेस टेंसर कह देते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल क्वांटिटी which is known as a stress
टेंसर। और अगर स्ट्रेस टेंसर में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्ट्रेस टेंसर, इन स्ट्रेस टेंसर, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं 3 का पावर n। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्ट्रेस टेंसर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 3 का पावर n। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। और अगर यहाँ पे बात करें कि मेरा n क्या है, तो n को हम लोग बोल देते हैं वेयर, ये जो मेरा n है इसको हम लोग n बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ स्ट्रेस टेंसर, ऑर्डर ऑफ टेंसर। तो अगर इस कंडीशन का बात करें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्ट्रेस टेंसर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 9 है। तो अगर इस फॉर्मूला से हम लोग देखें तो क्या बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट हमारे पास 9 है। और अगर फॉर्मूला से देखें तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 का पावर n से। तो 9 को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का पावर n। यहाँ से n हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से हम लोग एक चीज बोल सकते हैं क्या, कि जो मेरा स्ट्रेस होता है इज ए सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। स्ट्रेस इज ए सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। स्ट्रेस इज ए सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। तो यही आप लोगों को पढ़ना था किसमें, स्ट्रेस टेंसर में। तो आज हमने स्ट्रेस टेंसर को डिस्कस किया है। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन टेंसर क्या होता है और उससे रिलेटेड सारे टर्म्स को। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।